आज से 12 साल पहले कुसहा में, कोसी नदी के अंदर नेपाल वाले पार्ट में कुसहा में उसका बांध टूट गया था, तटबंध बराज के पहले वाला इलाका। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जिस साल की बात है उस साल वैसे केवल कोसी क्षेत्र ही नहीं, पूरा उत्तर बिहार बाढ़ में प्लावित हो चुका था और लगभग 2 करोड़ लोग जो हैं तबाही झेल रहे थे। बाढ़ के बाद भी बहुत तबाही हुई। तो अभी हम आपको यहाँ से सबसे पहले ये जो जनसंवाद मंच के हमारे साथी गौतम मल्लाह और डॉक्टर मुकेश कुमार ने की पहल से ये शुरुआत हम कर रहे हैं, और भी तमाम लोगों ने लिंक किया होगा गंगा मुक्ति आंदोलन ने के पेज में पर भी और जगहों पर भी सब लोगों को, और उसके अलावा भी बहुत लोग। तो एक तो बात ये कहना चाहते हैं सबसे पहले कि आज हम 1 घंटे का नहीं करेंगे, 20 से 30 मिनट के अंदर इस बातचीत को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि कोसी नदी जो है वो 3 देशों की नदी। कोसी के ऊपर सप्त कोसी है, 7 धाराएं हैं जिसको सप्त कोसी कहते हैं। इंद्रावती, सुन कोसी, तामा कोसी, लिक्षु कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और तमोर, ये तमाम धाराएं मिल करके तब कोसी की मुख्य धारा बनती है। और आपको जानकारी देना चाहते हैं, कई लोगों को पता भी है कि ये कई धाराएं जो हैं, जैसे सुन कोसी या भीट कोसी, इसे स्वर्ण कोसी भी कहते हैं, तो ये जो है तिब्बत से निकलती है और ये इसकी तलहटी की मिट्टी जो है सोने जैसी है, सोना है उसमें स्वर्ण, और उसका रंग भी स्वर्णिम ही है वहाँ, इसलिए स्वर्ण कोसी भी कहते हैं सुन कोसी को। और तामा कोसी भी तिब्बत, तो ये तिब्बत से निकलती है और ये धारा, और तामा कोसी भी तिब्बत से फला काला नामक जगह से निकलती है। फिर एक लिक्षु कोसी है, यह सबसे छोटी धारा है और 34 मील लंबी धारा है। सिर्फ एक दूध कोसी भी है, एक अरुण कोसी है जिसको ये भी तिब्बत के पठार से निकल के नेपाल आता ही है। और तिब्बत में इस नदी को फूंग छ कहा जाता है। तो फूंग छ ही नदी ही नेपाल में आकर के ये अरुण कोसी बनती है और फिर कोसी में मिलती है। फिर एक तमोर है। कंचनजंगा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो कंचनजंगा जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला चोटी है, उसके पास से ये एक्चुअली ये जो है कोसी नदी और ये सप्त कोसी, ये सदा नीरा है। हिमालय पे जो बर्फ के पहाड़ जमते हैं उसी को पिघल के ये सब दिन, बारिश के समय ज़्यादा पानी आता है क्योंकि बारिश का पानी भी मिल जाता है, लेकिन सब दिन हिमालय से निकलने वाली नदियाँ मुख्य नदियाँ। तो उस पर ये एक घटना घटी थी 12 साल पहले, बहुत बड़ी घटना हुई थी। वैसे तो उसके पहले भी नौहट्टा में, भारत के साइड में तटबंध टूट चुका था बड़े पैमाने पर, बहुत भारी तबाही हुई थी। लेकिन ये नेपाल साइड में जो बीरपुर बराज है उसके ऊपर का हिस्सा है, वहाँ ये टूटा। उसकी कहानी हमने एक उस समय के हिंदुस्तान अखबार में एक लिखा था, तो मुझे लगा कि उसका पाठ कर दूं, उसमें कुछ और बातें भी जोड़ूंगा मैं। तो वहाँ से शुरू करता हूँ, उसके पाठ से, फिर कुछ चीज़ें ऐड भी करूँगा मैं। फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास परिकथा में बिहार के जिस कोसी इलाके की गाथा लिखी है, उसी इलाके के 40 से 50 लाख लोगों के घर बार
खेत खलिहान सब डूब चुके थे। हर जगह मनुष्यों और पशुओं की तैरती लाशें महाविनाश की कथा कह रही थी। 10 दिन तक सब कुछ भगवान भरोसे था। 17 अगस्त 2008 को ही कुसाहा, नेपाल वाले हिस्से में है कुसाहा, वहां कोसी बराज का ऊपरी तटबंध, जिसे एफ्लक्स बांध भी कहा जाता है, उसे टूटने लगा था और 18 अगस्त को पूरी तरह टूट गया। नेपाल और बिहार के संपूर्ण कोसी क्षेत्र में प्रलय लीला मचने लगी। 3 हेलीकॉप्टर, 10-12 मोटरबोट और थोड़ी सी नावों के सहारे राहत कार्य चलाकर बिहार सरकार संतुष्ट थी। आप जानते हैं कि जब ये तटबंध वगैरह नहीं बने थे, बराज नहीं बना था, तो गांव गांव में घर घर में नावें होती थी, लोग तैरते थे। अनुपम मिश्र ने लिखा है कि तैरता हुआ समाज डूब रहा है। क्यों डूबने लगा? बाढ़ का मुकाबला क्यों नहीं कर सका? इसका अब हम बताएंगे। तो 10 दिन बाद 28 अगस्त 2008 को प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया तथा सेना और नौसेना को लगाया। उसके बाद से राहत का 10 दिन तक ये पूरी तरह से इस पर पूरा एक तरह से लोग मरते रहे, तबाह होते रहे, परेशान, कोई देखने वाला नहीं था। अब आगे बताते हैं कुसाहा के बारे में, कुसाहा जगह के बारे में। कुसाहा नेपाल में और कोसी समझौते के अनुसार भारत नेपाल सीमा से 32 किलोमीटर उत्तर महेंद्र नगर गविस अंचल को कहते हैं तक के इलाके में, गविस कहते हैं नेपाल में, महेंद्र नगर गविस तक के इलाके में कोसी बराज की देखरेख और सुरक्षा और मरम्मत की जिम्मेवारी भारत की नेपाली क्षेत्र में है। वीरपुर बराज तो भारत के क्षेत्र में है, लेकिन ये कुसाहा का इलाका जो बांध है, फ्लक्स बांध, वो नेपाली क्षेत्र में है। बराज और फ्लक्स बांध के लिए नेपाल की 20,000 एकड़ से भी ज्यादा भूमि 199 साल की लीज पर भारत सरकार को मिली हुई। भारत सरकार की ओर से बराज के संचालन, रख रखाव और मरम्मत आदि की जिम्मेदारी बिहार सरकार की तथा फ्लक्स बांध की सुरक्षा के लिए हर साल बनाए जाने वाले स्पर, बांध की सुरक्षा के लिए स्पर बनाए जाते हैं, तो वो की मरम्मत का काम सूखे के मौसम में ही हो जाना चाहिए, बारिश आने से पहले। केंद्र सरकार से बिहार को इसके लिए राशि भी मिल चुकी थी और 15 जून 2008 तक इस काम को पूरा कर लेना था, लेकिन इसे समय पर पूरा नहीं किया गया। बहाना बनाया गया कि नेपाली लोग काम करने नहीं देते। सच तो यह है कि बिहार के ठेकेदार सुपौल और सहरसा से सस्ते मजदूर ले जाकर के यह काम करवाना चाहते थे, जबकि नेपाली मजदूर उचित मजदूरी लेकर खुद काम करना चाहते थे। इसी को लेकर के कोई बखेड़ा हुआ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने कहा था उसी वक्त कि नेपाली लोगों से ही काम कराना विधि सम्मत। भारत नेपाल समझौता के कंडिका 12 एवं कंडिका 13 के अनुसार नेपाल के भाग की संरचना, तटबंधों के निर्माण तथा मरम्मत के काम में नेपाली मजदूरों, संवेदकों यानी ठेकेदारों तथा पर्सनेल को संभावना के स्तर पर प्राथमिकता देने की शर्त है। नेपाली भाग के सभी कार्यों के नियंत्रण हेतु विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी नेपाल की है। वो सुरक्षा का जिम्मेदारी नेपाल की है, काम आपको करना है। इस शर्त के अनुसार ही पिछले वर्ष तक मतलब 2007 तक, ये उस समय का लिखा हुआ आलेख है, इसलिए फ्लक्स बांधों के निर्माण एवं मरम्मत कार्य होते थे। लेकिन 2008 में क्या हुआ, इंजीनियरों के बार बार कहने पर भी बिहार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री ने ध्यान नहीं दिया और ठेकेदार ने पानी आने तक काम को टाला, ताकि बांध में पानी भर जाने पर आपात स्थिति में काम करके भारी कमाई की जा सके। यह बात भी उल्लेखनीय है कि यदि नेपाली मजदूरों ने बिहारी मजदूरों, इंजीनियरों, ठेकेदारों को खदेड़ दिया था, तो समय रहते बिहार सरकार ने
केंद्र सरकार के मार्फत नेपाली पुलिस और सेना की मदद क्यों नहीं मांगी थी? उस समय तो संबंध बहुत अच्छे थे। नेपाल में भारत सरकार द्वारा बनाए गए बराजों के तमाम बराजों के अधिकांश बराजों के संचालन, नियंत्रण और बराज से पानी छोड़ने की जिम्मेदारी भारत सरकार की ओर से बिहार सरकार की है। लेकिन बार बार यह असत्य प्रचारित किया जाता है कि नेपाल बराज से पानी छोड़ देता है और बिहार में तबाही मचा देता है। इस बार कुशहा में बांध टूटने से जहां बिहार के लाखों लाख लोगों के घर जलमग्न हुए, वहीं नेपाल के 50,000 लोगों को भी घर बार छोड़कर भागना पड़ा। बाढ़ के कारण नेपाल टेलीकॉम के ऑप्टिकल फाइबर तहस नहस हो गए और 13 जिलों का संचार संपर्क भंग हो गया था। बिजली के टावर ध्वस्त हो गए थे। वहां की जनता और पुलिस ने मिलकर राजमार्ग काट दिया नेपाल, जिससे पानी सुगमता से बह जाए और तबाही घट जाए। राजमार्ग ध्वस्त होने जाने से लोगों को काठमांडू, राजविराज, ये सब नेपाल के इलाके हैं, जनकपुर, वीरगंज जाने के लिए भारत की 600 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही, घूम करके जाना पड़ रहा। जब भी बिहार में बाढ़ आती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के अधिकांश नेता अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बाढ़ समस्या के अस्थायी निदान हेतु नेपाल के हिमालय क्षेत्र में हाई डैम बनाने और उसके लिए नेपाल सरकार से बात चलाने की बात करने लगते हैं। वे जानते हैं कि नेपाल में यदि हाई डैम बनेगा तो उसकी सुरक्षा के लिए भारत को नेपाल में अपनी सेना, वायुसेना के अड्डे और मिसाइल सेंटर बनाने पड़े, क्योंकि यदि किसी देश ने बम गिराकर हाई डैम को तोड़ दिया या किसी आतंकी समूह ने तोड़ दिया तो जल प्रलय होगा वो कुशहा में बांध टूटने के होने वाले जल प्रलय से सैकड़ों गुना ज्यादा भीषण और विनाशकारी हो। नेपाल की कोई भी संप्रभु सरकार इसकी इजाजत नहीं देगी, क्योंकि वहां जनतंत्र आ चुका है और अब तो ऐसे भी संबंध अच्छे नहीं है। एक खास बात यह है कि बराज और बांध की उम्र, जो ये बीरपुर बराज है उसके बारे में, कोसी का जो बराज है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि 30 वर्ष मानी गई थी जो डीपीआर है। जब ये टूटा तो इंजीनियरों को दोष दिया जाने लगा कि उन्होंने डिजाइन सही नहीं किया ठीक से, तो जो उन लोगों ने पुरानी बचने के लिए फाइल निकाली तो उसमें इसकी लाइफ 30 साल ही रखी गई थी और 2008 आते आते 46 साल हो चुका था। अब तो 58 साल हो चुका है। तो ये तो एक और बहुत बड़े महाविनाश का इंतजार ही हो रहा है। बीच में एक साल ऐसा भी हुआ हाल पिछले एक साल में, पिछले साल नहीं उसके कुछ साल पहले, कि एक आर्टिफिशियल डैम बन गया ऊपर में नेपाल वाले इलाके में कोसी। वो पत्थर टूट के आते रहते हैं, वो जमा हो गया और पानी भरने लगा। अगर बहुत ज्यादा भरता और एकाएक टूट जाता तो खैर उस वक्त बहुत मुस्तैदी दिखाई बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री ने और अधिकारियों ने, और नेपाल से परमिशन लेकर के उसको बम्बार्डमेंट करके उस आर्टिफिशियल डैम को तोड़ा गया जो बन गया था ऐसे ही मलबा आ जाने से। तो ये खतरा बना रहता है। इसलिए आज नहीं कल तो टूटना ही है इसको, बांध को, बराज को पूरी तरह से। तो लाइफ ही जब 30 साल था और इस हादसे से एक दशक पूर्व 29 दिसंबर 1978 को ही कोसी योजना के तत्कालीन मुख्य अभियंता बिंदेश्वरी सिंह ने, जो अब अवकाश प्राप्त हो चुके हैं, उस समय भी अवकाश प्राप्त हो चुके थे जब ये बांध टूटा था कुशहा का, ने बिहार के सिंचाई विभाग को एक टिप्पणी भेजी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले 5 से 10 वर्षों के अंदर पूर्वी या पश्चिमी तटबंध एफ्लक्स बांध का ऊपरी भाग टूट जाएगा। जब ये बांध टूटा था, जो लेखों की श्रृंखला हिंदुस्तान अखबार में छपने लगी थी, उसमें बिंदेश्वरी सिंह ने भी लिखा था और हमसे खुद बताया उन्होंने कि ये उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। जब हम एक छोटे से फ्लक्स बांध को और बराज को नहीं संभाल पा रहे हैं तो 1000 फुट ऊंचे हाई डैम को कैसे संभाल सकेंगे।
क्योंकि हिमालय में गाद और पत्थरों के टूट कर आने की रफ्तार इतना ही है, इतने ज्यादा रहती है कि 50 वर्षों में ही ये हाई डैम कोसी बराज की तरह बेकार साबित होने लगे। आप जानते हैं यूरोप और अमेरिका में, यूरोप में तो खास तौर पर बड़े पैमाने पर वहाँ की सरकारें कई तरह के पर्यावरणीय संकट आ जाने के कारण और बराजेज में, बांधों में, वहाँ डैम्स को तोड़ा जा रहा है, सरकार तोड़ रही है। अमेरिका में मिसिसिपी घाटी में जो बना हुआ है उसमें भी उसको तोड़ा जा रहा है। तोड़ने का खर्चा कोई कम नहीं होता है। जो कंपनियां बनाती हैं बराज को या डैम को, वही तोड़ती भी हैं, उसका भी ठेका होता है। और 20-20 साल, 25-25 साल तोड़ने में लगता है। जितना बनाने में लगता है समय, उतना ही तोड़ने में भी लगता है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि हिमालय का पूरा क्षेत्र भूकंपीय है। यहाँ बड़े बड़े भूकंप आ चुके हैं। हर साल लगभग 1000 छोटे झटके आते हैं पूरे हिमालयन रेंज में, केवल भारत का हिमालयन रेंज नहीं, टोटल। और बहुत भारी भूकंप भी आ चुके हैं। एक बार आसाम में एक ऐसा भूकंप आया था कि पूरी पहाड़ी धूल में मिल गई। आजकल गोल्फ का मैदान है असम में, बच्चों को इतिहास की किताबों में ये पढ़ाया जाता है। आप भूकंपों के बारे में अलग से हम विशेष तौर पर हिमालय के भूकंपों के बारे में अलग से हमने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो प्रकाशित भी हो चुका था। तो उसको नए रूप में किसी दिन हम आप लोगों के सामने शेयर करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो हम बताना चाहते हैं कि अगर कोई भूकंप का किसी बड़ा झटका आया, हाल के वर्षों में भी भूकंप नेपाल में बहुत भारी तबाही हुई है। भूकंप के किसी झटके से यदि कभी हाई डैम टूट गया तो उससे होने वाली तबाही की कल्पना से परे होगी। फिर सिर्फ एक प्रस्तावित हाई डैम के कारण, कोसी हाई डैम के कारण नेपाल में जो जलाशय बनेगा उसमें वहां नेपाल में लगभग 5 लाख लोग विस्थापित होंगे, सिर्फ एक में। ये तो 3-3 बांध बनाने, हाई डैम बनाने की बात चलती रहती है। एक शीशा पानी में भी, करनाली में भी हाई डैम बनाने की। तो सब जगह जो विस्थापन होगा नेपाल के अंदर, वो कहाँ जाएंगे? वो तो भारत में ही तो आएंगे। तो एक समस्या है। दूसरी बात है कि नेपाल में इसका विरोध कितना होगा। जो लोग उजड़ेंगे वो तो बद्दुआ देंगे भारत को ही ना। और सिर्फ बिजली बनाना, असल में ये प्रोजेक्ट बिजली बनाने का है। उनको लगता है कि 20 साल, कंपनियों को कि 20 साल 25 साल, जितना 30 साल बिजली बन जाएगी, काफी मुनाफा कमा लेंगे, खिसक लेंगे। इतना ही नहीं है, केवल बिहार के और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में ही नेपाल में हाई डैम बनाने की बात नहीं है, बल्कि पूरा हिमालयन गार्लैंड, हिमालय को बांधों से की फूलों की माला से घेरने की बात है। ये फूलों की कांटों का ये की माला है और बहुत नुकसानदेह है इसके लिए। तो ये बहुत अवैज्ञानिक है और विध्वंसकारी साबित होगा। और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अमेरिका में बहुत सारे बांध टूट रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि सिल्ट जब आता है, और हिमालय में तो सबसे ज्यादा सिल्ट आता है, बहुत ज्यादा आता है सिल्ट। तो जब सिल्ट जमा हो जाता है तो एक सर्टेन लेवल जो होता है उससे ज्यादा जब पानी ऊपर आने लगता है तो डैम के टूट जाने का खतरा होता है। जो अभी दुनिया के सबसे बड़े डैम, 3 गॉर्जेस डैम, जो लगभग 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन वहाँ हो रहा है, तो वहाँ 15 मीटर उठ गया और क्रैक्स आ गए। तो उसके जो फ्लक्स बांध था बगल में जो बना होता है, उसको 3 जगह बम से उड़ा के तोड़ना पड़ा। रोज हम अपडेट ले रहे हैं, पता चल रहा है कि तबाही हो गई है उसकी वजह से। इस बार बारिश सब जगह ज़्यादा हो रही है क्लाइमेट चेंज के बाद की वजह से। तो भारत में भी हो रही है, वहाँ भी हो रही है बारिश। तो अब बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है। और जो सेफ इलाके थे, जो बहुत बड़ी संख्या में बांध बनाए हैं उन्होंने, 1950 आते आते अमेरिका और यूरोप वालों को तो समझ में आ गया था कि बांध का नुकसान,
लेकिन उनको अपनी टेक्नोलॉजी का, मशीनरी को कहीं डंप करना था, तो एशियाई देशों में और दूसरे देशों में उन्होंने डंप किया। और चीन ने भी अपनाया, हमने भी बांध और बराज और डैम्स बनाए, लेकिन उसका वैल्यूएशन नहीं करते। उन लोगों ने तो कर लिया, यूरोप अमेरिका वाले ने, लेकिन चाइना ने बना लिया बड़े पैमाने पर। अभी फायदा तो शुरू में दिखा, लेकिन क्या हुआ इस साल जब मतलब 15-15 मीटर जो हाईएस्ट लेवल होता है डैम के अंदर, कि उसके बाद बहुत बड़ा नुकसान हो जाने वाला है, डैम ब्रेक का खतरा रहता है, तो खोलना ही पड़ता है, रास्ता पानी निकालना ही पड़ता है। तो ये भी जो आप सोचते हैं कि बैंड हाई डैम बन जाएगा तो ये बाढ़ की समस्या का समाधान हो जाए, लोग बोलते हैं अस्थाई समाधान है, अस्थाई विनाश का माध्यम होगा ये हाई डैम, अगर कभी दुर्भाग्य से बन गया, जो बनेगा नहीं। अभी तो और भी पॉलिटिकल कारण भी हैं जो नहीं बनेगा। और दूसरी बात है कि हमने पिछली बार बताया था कि ये विस्थापन वगैरह का खर्चा और सोशल कॉस्ट, इन्वायरमेंटल कॉस्ट को नहीं भी जोड़ें तो भी बहुत अभी जो पनबिजली है बहुत महंगी है। मतलब सोलर की बिजली से तो 4 गुना महंगी है, और सोलर की बिजली से लगभग 12 गुना, 5-7 गुना, 8 गुना महंगी है, जबकि इन्वायरमेंटल कॉस्ट को इसमें शामिल नहीं करेंगे तो वो कोयले वाली बिजली है। इसलिए तेजी से उसकी तरफ हमको बढ़ना चाहिए। लेकिन एक लॉबी है जो पहले से उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं डैम ही बने, वो चाहते हैं कि, तो ये नुकसान हो रहा है और हम ठगे जा रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी बांध बराज की या दूसरी चीज़ों की हमने, यूरोप अमेरिका वालों ने आउट ऑफ डेट हो गया वहाँ, उसकी हम नकल करते हैं। अरे भाई कोई नई चीज़ है उसको खोजो, उसको अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपना खोजो। क्रायोजेनिक इंजन नहीं दे रहे थे तो हमने बना लिया कि नहीं बना लिया? हमने इसरो बनाया कि नहीं बनाया? मंगलयान हमने छोड़ा कि नहीं? किसी ने हमारी छोड़ा? अब तो अमेरिका के सैटेलाइट्स को हम छोड़ रहे हैं, इसरो छोड़ रहा है। एक बात और बात करके हम अपनी बात खत्म करना चाहते हैं कि हिमालय से आने वाली नदियां बाढ़ के पानी के साथ बड़े पैमाने पर गाद लाती है, और उसमें ये बात सही है कि उसमें बालू के कण ज्यादा हैं कोसी के इलाके में, कमला और बागमती वगैरह जैसी नदियों में उसकी तुलना में ज्यादा होती है। फिर भी कोसी में भी मिट्टी आती है, और अमेरिका के मिसिसिपी घाटी की तरह ही गंगा घाटी की मिट्टी सबसे उर्वर मिट्टी मानी जाती है। ये वरदानी है सील्टा का। अब आप क्या हुआ कि कोसी में आपने दोनों तरफ तटबंध बना दिए हैं इंडियन साइड में। अब तटबंध बना दिए तो क्या हुआ, 20 किलोमीटर के फासला है, बीच में 8-10 लाख लोग बसे हुए हैं, तटबंध के अंदर बसे हुए हैं, उनको तो जीते जी आपने फांसी दे दी। और सिल्ट का डिपोजिशन, बालू का डिपोजिशन इतना ज्यादा है कि आप तटबंध पर खड़े होकर देख लीजिए इंडियन साइड में, तो जाके पता चलेगा कि नदी का अंदर वाला हिस्सा ज्यादा ऊंचा है। ये कमला में भी, बागमती में, सबने हमने देखा है। और तटबंध से बाहर का जो हिस्सा है वो नीचा है। ये हाईवे रिवर बना दिया है, तो ये तो विनाश का आपने हिसाब किताब कर लिया है। तो एक बात और कह के खत्म करना चाहते हैं कि रेलवे लाइनें बनी और सड़कें बनती गई लगातार, तो उसकी वजह से ये क्या होता है, आदमी का जो से ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, रक्त वहन की जो प्रणाली होती है, उसमें क्या होता है कि अगर कहीं रुक गया, जाम हो गया, क्लॉट कर गया कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो डॉक्टर हार्ट अटैक हो सकता है। और बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत जगह हो गया, तो बाईपास सर्जरी करके ब्लॉकेज को ख़त्म करते हैं। बाढ़ की समस्या का समाधान यही है कि ये डैम और बराज समाधान नहीं है, ये ब्लॉकेज खत्म करिए। जहां जहां भी तटबंध, ब्लॉकेज खत्म करने का तरीका क्या है कि जहां पानी रुकता है वहां पुल बनाइए, पानी निकास का रास्ता बनाइए, यही उपाय है। जैसे बाईपास सर्जरी करते हैं, आप तो सड़क बना देते हैं। आप देखते हैं अभी दरभंगा में क्या हो गया कि रेलवे लाइन जो थी वो मिट्टी भरते 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 अब नदी के अंदर, अब रेलवे लाइन
चलना बंद हो गया, एकदम रेलवे लाइन के पास पहुंच गए, मतलब नदी के अंदर जो पुल है, तो आप ऊंचा करिए। जैसे बाईपास सर्जरी की जाती करते हैं हार्ट के सर्जन और ब्लॉकेज खत्म करते हैं, आप जल निकास के जितने रास्ते अवरुद्ध हुए हो चुके हैं उसको आप खोलिए, उसका रास्ता दीजिए। आप इतिहास में जाइए ना, मिथकों में देखिए, आप चले जाइए कि गीत, लोक गीतों में, लोक कथाओं में, कि जहां हजारों साल से ये परंपरा रही है कि जहां अवरोध होता था, पानी रुकता था, बालू मट्टी से लोग काट करके, हजारों लोग मिल करके रास्ता निकाल देते थे। वो काम क्यों नहीं हो सकता है? अभी क्या होता है कि रास्ता बंद करने का सारा काम करते हैं, तटबंध मजबूत करने लगते हैं, सड़क को मजबूत करने लगते हैं। जहां सड़क टूटती है, जहां तटबंध तोड़ते हैं, वहां पानी के निकलने का रास्ता बनाइए। जब नदियों पे आपने मुख्य नदियों पे तटबंध बना दिए, तो सैकड़ों की संख्या में जो छोटी छोटी धाराएं आकर के मुख्य धाराओं में मिलती हैं, उसका काम अवरुद्ध हो जाता है ना। तो भारी समस्या पैदा होती है। बाढ़ तो बाढ़ के मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी इलाके में लोग कहते थे बाढ़े जीले सुखाड़े मरली, बाढ़ी जीली सुखाड़े मरली। क्या हो गया कि हमने बाढ़, जो हमारे लिए आनंददायी चीज थी, उसको हमने विनाश का माध्यम बना दिया। ये गलत योजनाओं की तरह, विकास की इस गलत प्रणाली के द्वारा। यहाँ के बाद अपनी बात आप खत्म करेंगे। आप सब काफ़ी लोग इसको देख रहे हैं, कल इसके बाद भी देखेंगे। मुझे बहुत आभार प्रकट करते हैं। एक निवेदन करेंगे कि आप लोग इसको शेयर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो ताकि आपके फ्रेंड लिस्ट के लोग देख सकें, क्योंकि ये हमारा पर्पस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात, आपको अगर हमारी बात जच रही हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। इसी बात के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहते हैं। धन्यवाद।